हल्दर साहब को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, और कितना टूटेंगे ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर? लगातार दबाव बना हुआ है, निफ्टी के अंदर कोई राहत की सांस नहीं। कल जो है उम्मीद जगी थी कि क्लोजिंग बेसिस पे जिस तरीके से हरा निशान देखने को मिला, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी क्या उम्मीद कर सकते हैं क्लोजिंग तक कोई रिकवरी आने की? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड नून विपुल जी। देखिए, लास्ट वीक जब हमने बात किया था, मुझे आज भी याद है, जी। 23,150 के आसपास था। हम्म। एंड उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि सर 23,000 पे मुझे सपोर्ट नहीं दिखता है, 22,800 है। और आपने मुझे 3 बार पूछा था, तो मैंने तीनों बार ही सेम आंसर किया, जो कि है 22,800। और मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट जो जो सेंटिमेंट है, बहुत ही ओवर वैल्यूएशन में चला गया था। हमने देखा कि टैरिफ को लेके जो हुआ, एंड बहुत अलग अलग पॉजिटिव सेंटीमेंट भी मार्केट में हुआ कि रेट काट हुआ आरबीआई का, बजट में टैक्सेशन रिलैक्सेशन हुआ। तो जो भी आया है, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं कर रहा है। और लगातार जो एफआईआई लोगों का सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में, ये मार्केट के लिए बहुत ही एक चैलेंज थिंक है। मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे एक्चुअल में आना था, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वहां पे, ऐसा मैं पढ़ रहा था कि मार्केट, इंडियन मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही हाई वैल्यूएशन में चला गया था। तो मेरा जो ऐसा मानना है कि सर, एक बार जो आज का अभी लो बना है 22,801, मुझे लगता है यहाँ पे ही सपोर्ट है 22,800 के आसपास। तो 22,800 के अगर नीचे चला जाता है, 21,400 से लेके 21,300 के आसपास मार्केट जा सकता है, इनकेस और भी अगर खराब होता है। क्योंकि इलेक्शन डे का जो भी लो था, वहां पे ही बेस बना है और वहां पे बॉटम है, वहां पे फेयर वैल्यूएशन एक है। तो मुझे लगता है एक मार्केट में दो तरह का करेक्शन होता है, एक तो प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। रिसेंटली इमीडिएट बेसिस पे जो प्राइस करेक्शन मार्केट में होना था, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो गया, तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर मैं मंथली चार्ट देखूं, वीकली चार्ट देखूं, सर खराब है। मुझे लगता है कि अगर 22,800 सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तो शॉर्ट टर्म एक फिर हम एक बार देखेंगे कि 23,400 500। लेकिन अगर एक बार ब्रेक हो जाता है, तो 21,500 तक तो हम इजीली आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मंथली कैंडल पे खराब होता है चार्ट, वीकली कैंडल पे खराब होता है, एटलीस्ट 7 से 8 महीना मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। ये हर बार हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको थोड़ा टाइम करेक्शन के लिए भी प्रिपरेशन होना चाहिए। सर, ये जो हम देख रहे हैं, कम से कम 3-4 बार तो हो गया 22,800 को मतलब सपोर्ट लेते हुए। ठीक है, उसके नीचे भी गया, हमने देखा निफ्टी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसको नहीं तोड़ा है और इसके इर्द गिर्द ही बाजार जो है वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। ये 3-4 बार जब वहां से लौट करके आया है, क्या ये एक पॉजिटिव सिंडिकेट नहीं है कि मतलब कुछ दिन के लिए कुछ रिकवरी हो सकती है? आखिर में वो क्यों नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, एक तेज रिकवरी, जब बाजार बार बार वहां जाकर के सपोर्ट ले रहा है? सर, कहीं ना कहीं बाजार यहाँ से ना एक बॉटम लेने का कोशिश कर रहा है। और मैं एक चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। जब 2008 में निफ्टी ऑलमोस्ट 60% नीचे आया था, 2020 में ऑलमोस्ट 40%, और अभी 21-22 में जो करेक्शन हुआ था उस टाइम पे 18%। तो एवरी टाइम निफ्टी का जो पी था, जब 2018 में निफ्टी नीचे क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे 11 में बॉटम बनाया, 2020 में बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 17.6 के आसपास। उसके बाद जब 2021 के आसपास बॉटम बनाया था नीचे, उस टाइम पे पी था 19। अभी निफ्टी का करंट पी चल रहा है 20.6। मतलब मार्केट और थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस बैक पॉसिबल है। और जो कि आपका क्वेश्चन है कि मार्केट ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स 22,800 के ऊपर ही अभी आ रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है 22,800 के नीचे, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मार्केट कहीं ना कहीं बोलना चाहता है कि मैं 22,800 के अगर ऊपर रहता हूं तो पॉजिटिव हो सकता हूं। तो इसलिए हमें क्लोजिंग बेसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीकली क्लोजिंग बेसिस, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए। अगर फ्राइडे वाला क्लोजिंग 22,800 के नीचे जाता है, तब जाके खराब होगा। नहीं तो हाईली पॉसिबिलिटी से यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हैं, एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। और पहला प्रश्न लेते हैं विजय कुमार जी का। विजय कुमार जी कह रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर के शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 51 शेयर इनके पास है, 545 पे लेकर के बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि अभी मुझे होल्ड करना चाहिए चंबल को या फिर मुझे बेच देना चाहिए।
चंबल फर्टिलाइजर का भाव अभी चल रहा है 526 के आसपास, आज 3% के आसपास की गिरावट है सर, और इन्होंने 545 पे ले रखा है, करीब 20 रुपए के आसपास का नुकसान है, नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी होल्ड करके बैठे रहे? मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट लॉस कोई नहीं है कंपनी के अंदर, और ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। और चार्ट में भी मैंने देखा कि एक अपना जो लास्ट टाइम प्रीवियस हाई बना के एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 500 के आसपास, तो अभी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। सो एक बार आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 480, अब 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। कमिंग फ्यूचर में आपको दिखेंगे ऑलमोस्ट 580 के आसपास पहला टारगेट, उसके बाद जो जैसे ही 570 के आसपास उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, वीकली क्लोजिंग, तो आपको लाइफ टाइम हाइज भी दिखेंगे। ठीक सर। इस बीच कृष्ण कनौजिया जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है, क्या बात है सर, प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। इनके पास एसबीसी एक्सपोर्ट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 23 रुपए 55 पैसे के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। एसबीसी एक्सपोर्ट पे अगर हम नजर डालें, अभी 17 रुपए 74 पैसे पे चल रहा है, इन्होंने ले रखा है एसबीसी एक्सपोर्ट 23 रुपए, यानी 6 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। अभी सर मिड कैप स्मॉल कैप में जितना कम हो सके एक्सपोजर रखिए, बाजार बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रहा है छोटी मझोली कंपनियों को। आप 6 रुपए के लॉस में आ चुके हैं, एक महीने के अंदर 29-30% ये शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, पिछले 6 महीने में 42% का नेगेटिव रिटर्न है। ऐसे बाजार में जब कुछ नहीं चल रहा है, तब आप ऐसे शेयर में बिल्कुल निवेश ना करें जिसने एक साल से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, एक साल में 27% का नेगेटिव रिटर्न है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी एसबीसी एक्सपोर्ट को लेकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अपना जो पीबी है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऊपर चल रहा है, और उसके बाद जो मैं हमेशा देखता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग, लास्ट 3 साल में 5% प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, और चार्ट में भी ठीक ठाक नहीं है, लिक्विड स्टॉक नहीं है। अगर हम देखेंगे कि जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बाद जो सपोर्ट लिया हुआ था 27 के आसपास, तो एक मल्टीपल सपोर्ट बना था, उसका भी ब्रेकडाउन आ रहा है। तो इस स्टॉक में तो आई डोंट नो उन्होंने क्यों लिया है, फिर भी मैं ही बोलूंगा उनको एग्जिट करने के लिए। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बाउंस आए, लेकिन ये पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है, यहाँ से कुछ मुझे फ्यूचर नहीं दिखता है। और कंपनी के पास डेट भी है, लोन भी है, तो और पीवीपी ऑलमोस्ट हाई है, 33 के आसपास है, तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मैच नहीं कर रहा है, उनको रहना नहीं चाहिए इस काउंटर पे। सर कोई बाउंस मिले तो निकल जाइए, और अभी का ये समय नहीं है सर कि, ठीक है एक दौर था कि कुछ भी चल रहा था, लेकिन अभी नहीं है ऐसा दौर। ऐसे में पेनी स्टॉक्स में, छोटे शेयरों में बिल्कुल भी अगर है पोजीशन, तो जहां मौका मिले निकलने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है कि आपको निकलने का मौका तक ना मिले, फिर आपको वेट ही करते रह जाए, तो अभी ऐसे शेयरों से बिल्कुल बचें। अच्छे अच्छे शेयरों की हालत खराब हो रखी है सर। चलिए, इस बीच आज का चूंकि हमने थंब लिया हुआ है सर, पीएसयू स्टॉक्स का आखिर कब तक टूटेंगे, पीएसयू बैंक को लेकर के हमने थंब लगाया हुआ है, तो बैंकों पे जरा बातचीत आपसे करना चाहेंगे, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? एक एक करके तमाम बैंकों पे हम बातचीत करेंगे। पहले कैनरा बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। कैनरा बैंक आज हम देख रहे हैं 1.5% नीचे, 83-84 रुपए के आसपास ही शेयर आ चुका है सर। अच्छे अच्छे शेयर जो है वो अच्छे भाव पर भी हैं। क्या ये सही समय नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जाए? एक महीने में 16-17% के आसपास का करेक्शन आ चुका है कैनरा बैंक पे, आपकी राय क्या होगी? अभी कैनरा बैंक कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? सर ओवरऑल पीएसयू सेक्टर को लेके, मैं पीएसयू बैंक को लेके मैं एक बार बता देता हूँ, ऑलमोस्ट एक हाई लगाया था 8,250 के आसपास, तो अभी नीचे आ रहा है, चार्ट में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है वीकली मंथली बेसिस पे, और मुझे लगता है और भी थोड़ा नीचे आने का चांसेस है। और क्योंकि अब कनाडा बैंक के क्वेश्चन आपने किया है, तो इसका भी सर हमने देखा ऑलमोस्ट 126 130 के आसपास ऑल टाइम हाई था, तो वहां से अभी नीचे आते आते 83 के आसपास आ गया। मुझे लगता है ये जो चार्ट में अभी नीचे आ रहा है, सपोर्ट तो सर इमीडिएट लेवल पे कुछ नहीं लग रहा है मुझे। नेक्स्ट सपोर्ट जो सर ऑलमोस्ट 73-75 के आसपास, तो यहाँ से भी 10 रुपीज पकड़ के चलिए कि नीचे आ सकता है। तो अगर बाय करना है, एवरेज करना है उस जोन पे, और ऑब्वियसली सर बैंकिंग सेक्टर बहुत पिट गया है, और वैल्यूएशन भी बहुत लो पे आ चुका है, पी भी बहुत लो हो चुका है, तो मुझे लगता है अगर नेक्स्ट कोई सेक्टर होगा बाउंस बैक करेगा वो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जैसे कि मार्केट को भी हमने देखा कि 22,800 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, और क्योंकि पीएसयू अगर बैंक हम देखेंगे तो यहाँ से भी और 500 पॉइंट्स नीचे आ सकते हैं ओवरऑल सेक्टर। तो पर्टिकुलर एज पर द ट्रेंड मुझे लगता है उनको थोड़ा अभी पेशेंस रखना चाहिए। अगर उनका बाइंग थोड़ा हाई लेवल पे है, एक बार वेट कीजिए, या से जैसे ही बाउंस बैक मिलेगा उस टाइम पे आप थोड़ा एक्यूमुलेशन कीजिए, लेकिन पॉसिबिलिटी सही है और भी 8 से 10 रुपीज नीचे आ सकता है।
लेकिन आपने कहा कि अगर जो है यहाँ पर अगर बाउंस बैक आएगा तो बैंकों में आ सकता है। हमारी थीम यही है सर आज की, बैंकों को लेकर के, इसमें सवाल नहीं था। लेकिन जैसे अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कौन से शेयर हो सकते हैं? क्या कैनरा बैंक का हमने जिक्र किया, पीएनबी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये वो कंपनियां हैं सर जिनके रिजल्ट्स खराब नहीं रहे, मतलब इन्होंने जो रिजल्ट्स हाल में तीसरी तिमाही के दिए, वैल्यूएशन को लेकर के कोई चिंता नहीं है, बाकी जगहों पे वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स पे? आगे भी कुछ बैंकों पे बातचीत करते रहेंगे, पर इन दो पे और टिप्पणी चाहिए, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? ओके सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, इनका एक लाइबिलिटीज है ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास। ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और क्योंकि चार्ट में सर हायर जो वैल्यूएशन था वहां से ऑलमोस्ट 75 के आसपास था, वहां से अभी 50 हो गया, 48 हो गया। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक है, और थोड़ा आप वेट कीजिए। आपको अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको 42 43 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और एक बैंक बोला सर आपने, कौन सा बैंक? सर पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक बोले, ओके, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पीएनबी। ओके, पीएनबी का सर चार्ट में अगर हम देखेंगे कि पीएनबी का ना, मैं अभी एक्चुअली में आईआईएम कलकत्ता में सर मेरा स्टडी चल रहा है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके मैं वहां पे, मतलब देश के जितने भी ऑलमोस्ट टॉप सीईओज है और टॉप मैनेजर्स है, मैं उन लोगों के साथ डेली बात करता हूँ। तो पीएनबी का जो रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये ना कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि मैं अभी आईआईएम कलकत्ता में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने ना वहां पे किसी को पूछा था कि आप लोग क्यों ऐसे ब्लॉकचेन पे आ रहे हो, सीख रहे हो क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट ने उनको बोला है कि नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज है। तो अभी ना जो मैनेजमेंट लेवल पे है, अपने जो एम्प्लॉयज के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, और मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और पीएनबी का जो ऑल टाइम हाई था वहां से भी अभी बहुत नीचे आ रहा है, 90 के आसपास। तो मुझे लगता है पीएनबी के लिए ना एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है, 80, 82, 83 एक अच्छा जोन है। मुझे लगता है कि और आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि और मैंने ओवरऑल जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स एनालिसिस किया, वहां पे देखा और भी 500 से 800 पॉइंट्स नीचे आ सकता है, और हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं। ऑब्वियसली वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो पीएनबी वन ऑफ द गुड काउंटर हो सकता है। ठीक है, पीएनबी गुड काउंटर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ ललित जी हैं, ओडिशा से हैं। ललित जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय जगन्नाथ सर, कैसे हैं आप? जय जगन्नाथ सर। कैसे हैं? सर मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे बताइए? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे प्रोग्राम सर? आपका प्रोग्राम सब बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू मैं सर। रोज देखता हूँ आपका प्रोग्राम, टीवी9 पे पहले देखता था, अभी मैं उमर उजाला में देखता हूँ। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। उम्मीद करते हैं कि यार आप आगे भी हमारे तमाम जो चैनल के प्रोग्राम्स हैं, हमारे चैनल को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे उड़ीसा के अंदर, और ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उड़ीसा में इसको देख सके। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है इरेडा को लेके। इरेडा मेरा 247 पे खरीदारी है जी। मतलब 190 शेयर है मेरे पास। 190 शेयर? और जी। हाँ जी। और इरेडा सर जी और एक सवाल है आरबीएनएल का। जी 112 शेयर है 500 रुपये करके। मुझे तो सर बहुत अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है सर, जी। क्या करें हम उसको? अच्छा, चलिए जरा एक एक करके आपके प्रश्नों का हल जो है वो तलाशने की कोशिश करते हैं। आपके पास है इरिडा है, आपने ले रखा है 247 पर, आपने ले रखा है आरवीएनएल जो कि है 500 के भाव पर, एसजीवीएन जो आपने हमें व्हाट्सएप किया है उसमें एसजीवीएन का भी नाम है, वो आपने ले रखा है 135 पे। ये तीनों ही शेयर ऐसे हैं जहां पर रिटेल होल्डिंग काफी ज्यादा है, और ये तीनों ही शेयर ऐसे हैं जहां पर लोगों को काफी लॉस हो रहा है। तो एक एक करके इन तीनों के लेवल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे इरिडा के साथ। सर इरिडा पे शुरुआत करना चाहेंगे। 247 पे ले रखा है, 200 के नीचे जो है वो इरिडा का शेयर अब आ चुका है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? इरिडा पे अभी क्या करना चाहिए? सर डे वन से मैं ही बोलते आ रहा हूँ कि 15% नीचे आ सकता है, जब से आपके साथ मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीक भी, जैसे कि प्रीवियस वीक भी जैसे कि हमने शो किया था, उस टाइम पे भी मैंने बोला कि
मुझे रेलवे काउंटर पे और भी 10% 11% डाउनफॉल दिखता है, जैसे कि आज दिख रहा है कि पूरा 7%, 4%, 5% डाउन है। तो अभी इरेदा का बात करेंगे तो इरेदा ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ गया है। अगर उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, तो अभी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। 150 के आसपास एक सपोर्ट है, मुझे लगता है ऐसे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सेलिंग प्रेशर हो चुका है। इतना सेलिंग हो चुका है पूरा रेलवे काउंटर को लेके, तो मुझे लगता है ऐसे डेफिनेटली बाउंस बैक आएंगे। तो उनको बोलिए कि एक बार होल्ड करना चाहिए। और लास्ट वीक सर आपको याद होगा, आई थिंक मैंने बताया था ऑलमोस्ट और 10% डाउनफॉल आ सकता है। तो आ गया, ऑलमोस्ट 5-6% आ गया, और अभी भी सर 5 से 7% बाकी है, मुझे लगता है और आएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उनका बाइंग इतना हाई जोन पे है, अभी तक होल्ड कर रहे हो, तो आप होल्ड कीजिए। सर क्या ये एवरेजिंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या इरेडा के अंदर? डेफिनेटली अगर एवरेज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 160 155 इज अ वेरी गुड जोन, ठीक तो सर। उनको एवरेज भी करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है सब सेक्टर्स में भी। अपना एलोकेशंस आता है गवर्नमेंट से, और अभी मार्केट के चलते इतना ओवर वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन था, तो अभी मौका आ रहा है, तो उनको एवरेज करना चाहिए। ठीक सर, ये बात हो गई इरेडा को लेकर के। आरवीएनएल पे इनका क्वेश्चन है। आरवीएनएल में नतीजे खराब रहे, उसके बाद से लगातार टूट रहा है शेयर। पिछले 4-5 दिन के अंदर करीब 8% का करेक्शन तो 4-5 दिन में आ गया है। एक महीने के अंदर 24-25% करेक्ट हो गया है। अभी क्या लग रहा है सर, और टूटेगा अभी? सर मुझे लगता है यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 295 एंड 298 इज अ जोन फॉर आरवीएनएल। मुझे लगता है कि वहां तक जा सकता है। एंड अगर आपके पास आरवीएनएल है तो आप एक बार एवरेज भी कर सकते हो, जैसे कि 300 के आसपास, 305 के आसपास अगर आए तो आप इसको एवरेज कीजिए, लेकिन बेचिए मत, होल्ड कीजिए। बेचिए मत, होल्ड कीजिए। एक तीसरा सवाल जो इनका था, जो इन्होंने अपने हमें भेजा हुआ है, वो है एसजेवीएन को लेकर के। एसजेवीएन इन्होंने खरीदा हुआ है 87 के आसपास। अब ये ट्रेड करता हुआ शेयर इन्होंने लिया हुआ है। जो इनकी खरीद का भाव है वो एक बार चेक कर लेते हैं। एक सेकंड। इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर है। मुझे लगता है सवाल जो है इनका मिस हो गया कहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एसजेवीएन सर को लेकर? 80 एंड 82 इज अ जोन, सपोर्ट जोन। तो मुझे लगता है अगर कभी भी 83 84 आता है, यहाँ से भी और 4 to 5 पॉइंट्स नीचे, उनको एवरेज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रेलवे सेक्टर्स में आपका बाइंग बहुत हाई है, और आपने इतना दिन वेट किया, तो थोड़ा वेट कीजिए। अभी सर पूरा सेक्टर ही खराब चल रहा है, 7-7%, 8-8% नीचे है, तो उनको एक बार होल्ड करना चाहिए और एवरेज भी करना चाहिए अगर 81 82 के आसपास आता है तो। लेकिन सेल मत कीजिए, एग्जिट, नो एग्जिट। इतने लॉस के बाद बेचिए मत। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत नतीजे हुए हैं। ऑर्डर फ्लो लगातार बना हुआ है इन तीनों शेयरों के अंदर, इन तीनों कंपनियों के अंदर। तो अभी फिलहाल बेचने की सलाह नहीं है। जो लेवल्स बताए गए हैं उसके बाद सर आप चाहें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि जब से हम बोल रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन था, और आपके साथ शो कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जी। उसके बाद 20% से ज्यादा करेक्शन हो गया, और मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि इतना हो सकता था। तो ये हाँ, पॉसिबिलिटीज था जो कि चार्ट में लग रहा था ओवर वैल्यूएशन था, तो ये तो सर होना ही था। नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है। जो लेवल्स आपने बताए हैं बिल्कुल उसी के आसपास जो है अब चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। रंजीत कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ पटना बिहार से हैं। रंजीत जी को नमस्कार। सर बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं रंजीत जी, आप सर बताइए सर। एकदम क्या सर प्रश्न एकदम है? बढ़िया। क्या प्रश्न है आपका? सर मैं आपका ये प्रोग्राम रोज देखता हूँ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इससे बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। धन्यवाद लेकिन सर। मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन था। मैं रोज आपका ये प्रोग्राम जब देखता हूँ तो जी आपके इसमें एक विज्ञापन चलता है बिगुल के नाम से। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बिगुल है क्या चीज, ये क्या काम करती है, क्या है, मतलब इसमें आप अच्छा क्या अच्छा, संदेश देना चाहते हैं चलिए इसमें? चलिए, देखिए सर, बिगुल जो है वो एक तरीके का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप शेयरों को खरीद सकते हैं, शेयरों को बेच सकते हैं। वहां पर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के जरिए खरीदना चाह रहे हैं, आईपीओ बाजार में पैसा लगाना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह की रिसर्च सामग्री चाह रहे हैं, वो तमाम चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। और ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं बिगुल के बारे में, तो हम जल्दी एक वीडियो भी लाने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। वो हम कोशिश करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखें, या फिर हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप बिगुल की वेबसाइट पर जाकर के और ज्यादा डिटेल देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की सेवाएं जो है वो मुहैया करा रही है। बेसिकली आपको कमोडिटी बाजार हो, शेयर बाजार हो, उस पर जो है खरीदने बेचने का ये प्लेटफॉर्म है। और इसके साथ साथ आपको रिसर्च मटेरियल भी अवेलेबल कराया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग, कैश में ट्रेड करना चाह रहे हैं, वायदा बाजार में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन तमाम चीजों की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध रहेंगी, उपलब्ध है।
चलिए एक और फर्टिलाइजर पर सवाल आ गया है, वो है हरजिंदर मोखा साहब का। कह रहे हैं कि विपुल जी प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। ले लिया सर आपने कहा तो। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं कि जीएनएफसी के शेयर हैं सर इनके पास, 26 शेयर हैं 764 764 पे। तो अभी ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। अगर हम अभी जीएनएफसी के भाव पर नजर डालें तो इनको करीब करीब 200 रुपए का नुकसान पर शेयर हो रहा है। काफी ज्यादा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। आज 2.5% 3% टूटा हुआ है शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी जीएनएफसी को लेकर के? सर पर्टिकुलर इस काउंटर पे एक सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 510 से लेके 500 के बीच एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आप होल्ड कीजिए। अभी 540 के आसपास चल रहा है। चार्ट थोड़ा वीकली बेसिस पे खराब है, थोड़ा टाइम करेक्शन उनको चाहिए, 3 से 4 महीना हो सकता है करेक्शन हो जाए। अगर उनके पास पेशेंस है, एक बार होल्ड कीजिए। पॉजिटिव काउंटर है। पॉजिटिव काउंटर है, ये आपके लिए सलाह है। एक बार होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जे दास जी का सवाल इरकॉन को लेकर के है, और इरकॉन के इनके पास 200 के भाव पर जो है 200 शेयर हैं इनके पास, और इन्होंने 270 के भाव पर इरकॉन खरीदा हुआ है। रेलवे पे काफी पोजीशंस फंसी हुई है लोगों की सर। अभी अगर हम देखें, अब इरकॉन पे आज पिटाई तो अच्छी खासी पूरी रेलवे की जैसा आप बता रहे हैं हो रही है। आरबीएनएल 5% डाउन है, जुपिटर वैगन 5% डाउन है, इरकॉन जो है 4.5% डाउन है। 147 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने ले रखे हैं 270 पे। तो ये सभी पे अच्छी खासी नुकसान पे लोग बैठे हुए हैं ना। नुकसान बुक कर सकते हैं इस समय एवरेजिंग के लिए। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या टिप्पणी होगी इरकॉन को लेकर के? सर मार्केट में ना हमेशा दोनों तरह का मूवमेंट रहता है। एक तो आपको अप साइड में मिलेगा, एक तो डाउन साइड में। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू इन्वेस्ट एनी स्टॉक यू नीड टू मेंटेन एज एटलीस्ट ए स्टॉप लॉस। लेकिन अगर उनका बहुत ऊपर में बाइंग है, अभी 146 फ्री फॉल आ गया पूरा रेलवे काउंटर पे, मुझे लगता है कि एक बार 132 से लेके 135 एक जोन हो सकता है, एक सपोर्ट है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर उनको एवरेज करना है तो 138 140 के आसपास आप एवरेज कीजिए एंड होल्ड कीजिए। अभी नो एग्जिट। ठीक सर, चलिए ये सलाह रही सर। जो कि बात हमने जो है बैंकों की हम कर रहे थे, एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक को लेकर के अभी आपका व्यू यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है? ये शेयर लंबे समय से, हालांकि इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, टूटा उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये चला भी नहीं है इस माहौल के अंदर। 23-24 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ आज 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जब से इसका राइट इशू आया है करीब ये उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं 23-24 के आसपास? सर एक रेजिस्टेंस है 26 के आसपास। अगर 26 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद ही ब्रेकआउट आएगा। और सपोर्ट जोन है नीचे ऑलमोस्ट 22 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है 22 पे एक सपोर्ट है, एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, फंसा हुआ है एक साइकिल के अंदर। तो एक कंसोलिडेशन टाइम चाहिए साउथ इंडियन बैंक को। अभी फिलहाल इसमें कोई फ्रेश बाइंग का तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन उनको अगर उनके पास है तो होल्ड कीजिए। 22 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है एक टाइम चाहिए पर्टिकुलर दिस काउंटर को। ठीक सर, चलिए इस बीच पुनीत पटेल जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटेल साहब नमस्कार। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाल अभी बहुत बेहाल है सर, लाल हो गया पूरा पोर्टफोलियो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, और आपके इस दर्द में हम भी शरीक हैं सर। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे बाजार जल्दी से जल्दी रिकवर हो, ताकि आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आए। और ये बात सही है कि जो लोगों ने कमाया था, काफी जो है हिस्सा उनकी कमाई का जो है वो धीरे धीरे करके जाता जा रहा है, और इस वजह से लोग हाँ। काफी परेशान है। बताइए सर क्या प्रश्न है सर आपका, कहाँ पे भी है इस समय, कौन से शेयर ले रखे हैं? क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत क्वेश्चन है मेरे को पूछना है, मगर अभी एक दो पे जवाब दे देते हैं, बताइए सर। जी जी सर। सर एचसीसी के 800 शेयर है, 35 रुपए के भाव से है। 35 पे लिए हुए हैं, अच्छा। यस सर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं एससीसी? अब होल्ड तो ऐसा है सर, जब तक प्लस में आएगा तब तक होल्ड कर लेंगे। तो फिर ठीक है, फिर अगर आपने सोचा हुआ है तो फिर 1-2 साल के लिए अभी भूल जाइए, क्योंकि अभी इस साल बाजार के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है जो इंडिकेशन मिल रहे हैं। अच्छा। तो जो अच्छे शेयर हों उनको रख करके थोड़ा समय दीजिए।
जहां पर एक्सपर्ट कहें वहां पर थोड़ी सी एवरेजिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। दूसरी कंपनी कौन सी है सर आपके पास? सर अशोक लेलैंड और पराग मिल्क करके है, अशोक लेलैंड पे बात कर लेते हैं सर, इन दो शेयरों पे अभी बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड किस भाव पे लिए हुए हैं आपने? सर 195 की रेट से 120 शेयर से मेरे पास, और भी 195 पे ले रखे हैं जी। चले, यहाँ थोड़ी सी राहत की बात है कि 195 पे आपने लिया हुआ, पॉजिटिव है आपका पोर्टफोलियो। यहाँ पर करीब 17-18 रुपए आपको अशोक लेलैंड में बन रहे हैं और यहाँ पर जो है एससीसी में लॉस हो रहा है। सर अभी होल्ड कर सकते हैं, जब तक लॉस में है तब तक निकलेंगे नहीं, ऐसा इनकी इन्होंने रणनीति बनाई हुई है। 6% आज टूटा हुआ है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का शेयर। क्या करें सर, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ इनका प्रश्न जो है वो अशोक लेलैंड को भी लेकर के है। ओके, तो सर हम तीनों आंसर मैं फटाफट बता देता हूँ। देखिए एसीसी में हमने देखा कि जो अपना जो पीबी है 17 टाइम्स ऊपर चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो था 78% प्रोमोटर ने प्लेज कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये बहुत नेगेटिव एक सेंटिमेंट है। और लास्ट क्वार्टर का अगर हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो सेल्स है वो भी बहुत घटा है। लास्ट 5 साल से 8% सेल्स नेगेटिव हो रहा है। सो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। और मुझे चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूँ, जो अपना एक ऑल टाइम सपोर्ट था 35 के आसपास, उससे भी नीचे आ गया था 24 के आसपास। तो एक इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट है 22 के आसपास। अगर आपको होल्ड करना है 22 इज योर लास्ट स्टॉप लॉस। अगर कभी भी हिट होता है तो आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि जो चार्ट में अभी इतना गिरावट आ गया तो मुझे लगता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है, चल रहा है। सो हमें अभी पता नहीं है, तो इसीलिए आपको 22 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पराग मिल सर उनका क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि पराग मिल के एक 147 146 में एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। एक जो कंसोलिडेशन पैटर्न था, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बनाया था चार्ट में, उसका ब्रेक डाउन आया है। और मुझे लगता है एक सपोर्ट जो अभी है नेक्स्ट वो है 146 147 के आसपास। तो उनको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी जी 2 साल रख सकते, आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। और उनका अशोक लेलैंड लेके मुझे लगता है अशोक लेलैंड काउंटर बहुत ही अच्छा है। और फंडामेंटल भी आप देखेंगे कि सेल्स बहुत बढ़िया है और लास्ट बढ़िया खासा एक परफॉर्मेंस हो रहा है। हमने देखा जो पैटर्न है कंटिन्यूअसली हायर हाई देके ऊपर आ रहा है। अपना रेजिस्टेंस था 260 के आसपास, अभी नीचे तो 220 लगता है पर्टिकुलर उन्होंने जो क्या जी होल्ड है। अगर आप चाहो तो इसको एवरेज कर सकते हो, इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 195 के आसपास, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड को लेके कोई टेंशन नहीं है। अशोक लेलैंड को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा सर कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, अगर आप एक बार अपनी टीम से कहेंगे एक बार चेक कर ले क्या स्थिति हो रही है। लेकिन इस बीच जो है एक सवाल जो है रोजी गोल्डी जी कह रही हैं या कह रहे हैं, क्योंकि नाम हमें नहीं पता है। सर आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते हैं, आज ले लेते हैं। 45% के लॉस पे हैं ये। 2-3 सवाल आपने जो भेजे हैं उनमें से हम इस पर सवाल ले लेते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने 1444 के भाव पर लिया हुआ है और कह रहे हैं कि क्या ये इतने मजबूत हैं फंडामेंटली कि इसको होल्ड किया जाए। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अगर हम अभी देखें 1444 पे लिया हुआ है, 1100 का भाव, 300 रुपए पर शेयर से ज्यादा का नुकसान। आज इंट्राडे में अगर हम देखें तो 4.5% की पिटाई जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस शेयर ने पिछले एक महीने के अंदर 16-16.5% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। सर एक्शन कंस्ट्रक्शन अगर आप जुड़ चुके हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे और ये कह रहे हैं क्या ये इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि इसको होल्ड किया जाए। 1400 पे खरीद है, 1444 की, 1106 का मौजूदा भाव। मुझे लगता है कि देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल तो ठीक ठाक है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन हो गया था। तो ओवर वैल्यूएशन के चलते अभी नीचे आ रहा है। और चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट है जो कि है 1095 एंड 1100 का लेवल, जो कि अभी 1106 5 ऐसे चल रहा है। तो अगर 1095 इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा है कि 800 से पहले रुकेगा। तो यहाँ पे आपको और भी 200 पॉइंट नीचे आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सर मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त 2022 के बाद कभी भी स्टॉक ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज है
उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। पहली बार होगा अगर 10995 के नीचे क्लोजिंग मिलेगा तो 1095 इज योर स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस। ठीक सर। चलिए, इस बीच अंकित गुप्ता जी हैं हमारे साथ, गुरुग्राम से हैं। अंकित जी को नमस्कार। नमस्ते जी सर, नमस्ते सर। कैसे हैं अंकित जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या करते हैं सर आप? सर आई एम एन एडवोकेट। अच्छा, वकील हैं सर आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या है सर, क्रिमिनल लॉयर हैं या फिर सिविल केसेस देखते हैं? सिविल लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के बिल आप देखते हैं, केसेस लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो विवाद होता है वो जमीन को लेकर के ही होता है, तो बहुत अच्छी जगह पर आप हैं। केसेस की कमी जो है आपको नहीं होती होगी। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर ये मैंने आज से 1.5 साल पहले लिया था एक OFSS। अच्छा, 20 OFSS जी। मैंने ये लिए थे 3900 के करीब। 3900 पे आपने लिया था? अच्छा। हाँ जी। तो आपने तो इस पे 13,000 तक के भी भाव देखे होंगे? जी 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 जी, लेकिन मैंने सेल नहीं करा था क्योंकि ये पूरी मार्केट गिरने के बाद भी ये ऑलमोस्ट वहीं खड़ा था, लेकिन पिछले 1 महीने में ये अब गिरने लग गया ज्यादा। जब सेंटिमेंट खराब होने लगे तो एक बार मुनाफा बांधना भी। बाजार में खरीदने की कला तो आनी चाहिए, बेचने की कला आना बहुत बहुत जरूरी है। समय पर मुनाफा जो है बुक कर देना बहुत आवश्यक है। लेकिन आपने इतने लंबे समय तक होल्ड किया है, तो यहाँ पर क्या एग्जिट करना चाहिए, वो थोड़ा सा एक कठिन निर्णय है। वैसे आपका नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैं तो काफी 5 इयर्स तक भी कर सकता हूँ होल्ड। चलिए चलिए, अच्छी बात है। फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूछते हैं प्रदीप जी से क्या सलाह रहेगी। प्रदीप सर, इन्होंने लिया हुआ है 13,220 का 52 वीक हाई है, वहां तक के लेवल देखे, फिर वहां से करेक्ट होकर के अब 8,700 के आसपास आ गया है। क्या होल्ड करने की सलाह रहेगी? 3900 पे खरीदा हुआ है, 13,000 से ऊपर के भाव देख लिए, अब फिर यहाँ पे बेचेंगे तो कहीं ना कहीं कसक रहेगी इनके दिल में। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर बहुत ही पुराना कंपनी है, ऑलमोस्ट 1989 के आसपास कंपनी फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी मैन्युफैक्चरिंग करता है। 75,000 करोड़ के आसपास अपना मार्केट कैप है, 2,200 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है जी। लेकिन सर अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो इसलिए सारे कंपनी नीचे आ रहा है। तो मेरे को लगता है चार्ट में अगर हम देखते हैं कि अभी 8,700 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है एक पैनिक लो बनाया था 8,300, वहां पे उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं 5 साल तक भी वेट कर सकता हूं, तो उनके लिए और थोड़ा बड़ा एक स्टॉप लॉस होगा, वो है 7,100 का लेवल। अगर 7,100 तक होल्ड कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो उससे पहले एक स्टॉप लॉस है 8,200। तो मुझे लगता है कि एक बार जितना नीचे आना चाहिए था ऑलमोस्ट आ गया है, और यहाँ से मैक्सिमम 8,200 तक आ सकता है, तो डेफिनेटली बाउंस बैक भी पॉसिबल है। फंडामेंटल अच्छा है, 90 के आसपास के कंपनी है, इतना पुराना कंपनी है तो उनको होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली थोड़ा नीचे अभी आ रहा है, ओवर वैल्यूएशन था इसलिए। और आपने जो बताया सर सही है कि मार्केट में हम कब बाय करते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हमको एग्जिट करना चाहिए। तो एग्जिट स्किल उनको आना चाहिए, हर एक इन्वेस्टर को सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 8,200, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 5 साल के लिए आप होल्ड करते हो तो 7,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक सर। सुनीता पांडे जी का प्रश्न आया है। सुनीता जी कह रही हैं, नमस्कार विपुल सर। नमस्कार आपको भी। इनके पास भी 2-3 इन्होंने PSU स्टॉक्स भेजे हुए हैं, उसमें एक SCI है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 279 पे ले रखा है। एक इन्होंने टेक्स मैकोरेल के ऊपर सवाल किया हुआ है, जो कि इन्होंने ले रखा है 286 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिफेंस को लेकर के हमारे और भी बहुत दर्शक हैं कि आप डिफेंस पे बात नहीं कर रहे हैं। सर ऑलमोस्ट डेली तो PSU और डिफेंस पे ही बात हो रही है, तो ये इल्जाम तो मत लगाइए, बल्कि बहुत लोग ये इल्जाम लगाते हैं आप PSU के अलावा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन सवाल हमारे पास इतने आ रहे हैं PSU को लेकर के, डिफेंस को लेकर के। तो SCI इन्होंने लिया हुआ है 147.70 का भाव, 4.5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। 279 की इनकी खरीद है सर, और काफी लॉस में है। अब 147 के आसपास का लेवल ट्रेड करता हुआ। दूसरे पर भी मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी जो है यहाँ पर रहे। पहले SCI पे बता दीजिए सर। सर SCI पे मुझे लगता है कि अभी बहुत नीचे आ गया है। नेक्स्ट एक जो सपोर्ट है 130 के आसपास है, 130 से लेके 135। तो मुझे लगता है आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 130, यूज योर लास्ट स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए। बहुत हाई वैल्यूएशन था तो इसलिए अभी नीचे आ रहा है, मार्केट करेक्शन हो रहा है, सारे स्मॉल कैप मिड कैप पीट रहा है, तो 130 इज योर लास्ट स्टॉप लॉस। और ओवरऑल सर मुझे लगता है जो डिफेंस काउंटर है, आपने एक चीज देखा होगा, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है म्यूचुअल फंड में, और HDFC का एक फंड है डिफेंस सेक्टर में।
लास्ट 8 महीना पहले भी ना उनका फंड ऑलमोस्ट एक साल में परफॉर्मेंस किया था ऑलमोस्ट 130 के आसपास, 130% के आसपास। तो वहां से नीचे आते आते अभी 50% बचा हुआ है। तो ये जो एक रैली चल रहा था लोगों के दिमाग पे कि पूरा डिफेंस सेक्टर चल जाएगा, भाग जाएगा, और इंडिया पे बजट में देखेंगे कि हर साल कहीं पे एलोकेशन आए ना आए डिफेंस सेक्टर में आता ही है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है अभी। इससे यहाँ से भी 10% करेक्शन, 20% करेक्शन ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। मैक्सिमम आपको और 4 to 5% करेक्शन पॉसिबिलिटीज है ओवरऑल सेक्टर वाइज। आप चाहे ले लो, आप बीईएमएल ले लो, कोचिन शिपयार्ड ले लो, एचएएल को ले लो, बहुत नीचे आ गया है। एंड मेरे को लगता है आपको एक बार होल्ड करना चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन को, और पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टाइम और मोटा मोटा मीडियम टाइम पीरियड में। और अभी के लिए सर एक बार मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड जोन। आप एवरेज कर सकते हो या यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो आप। आपने कहा कि डिफेंस आपको ठीक लगता है, कोई शेयर ऐसे हैं जो आपने रिकमेंड किए हो, आपको लगता हो कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, जो आपको अच्छे लग रहे हो? सर आप एचएएल को देखेंगे, ऑलमोस्ट अपना जो टॉप है, टॉप से 45% के आसपास डाउन हो चुका है। और मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में एकदम नंबर 1 कंपनी हैली है, और अभी 3300 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है अभी जो एक पैनिक जो सेलिंग आ रहा है, एक सपोर्ट है सर 3000 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर आपके पास किसी के पास एक डिफेंस सेक्टर में न्यू एंट्री का एक सोच है, तो मुझे लगता है आप एचएएल को एंट्री एज ए आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए आप अगर रखते हो, तो जितने तेजी से नीचे भी आया, जैसे मार्केट रिकवर होंगे उससे तेजी से डबल तेजी से एचएएल रिकवरी भी होगा। तो मुझे लगता है कि 3150 से लेके 3200 एक जोन हो सकता है आपके लिए। आप इस एचएएल को बाय कीजिए, और आपका पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वो है 2850। 2850 इज योर स्टॉप लॉस, आपका बाइंग लेवल रहेगा 3150 से लेके 3200 का जोन। और पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 3800, एंड उसके बाद 4000, उसके बाद 52 एक हाई भी हम दिखेंगे, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 साल टाइम है तो। ठीक है सर, ये आपके जो है प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच सर इनका सवाल एक उस पर भी था, टैक्स इंफ्रा पे शायद था सर, सवाल अब मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, टैक्स इंफ्रा पे बाद में बात करेंगे, टैक्स रेल में बाद में बात करेंगे। इस बीच 2 सवाल जो है ले लेते हैं। एक तो हमारे साथ श्रेष्ठा क्लासेस के नाम से हमारे पास सवाल आया हुआ है, अंकुर जी ने भेजा हुआ है, मुरादाबाद से है अंकुर सक्सेना जी। कैनरा बैंक पे आपका सवाल है, वो हमने डिस्कस कर लिया, आप दोबारा अगर सुनेंगे तो दोबारा आपको उत्तर मिल जाएगा। एनएचपीसी सर इन्होंने 250 लिया हुआ है, 98 की खरीद इनकी है एनएचपीसी पे। और इसी सेक्टर से जुड़ी हुई एक और कंपनी पर सवाल हमारे पास आया है मनु कुमार जी का, वो है सुजलॉन के ऊपर। कह रहे हैं सुजलॉन और कितना गिर सकता है। तो एनएचपीसी और सुजलॉन दोनों ही 100 के अंडर के शेयर, दोनों ही जो है वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और दोनों पे ही थोड़ा सा लोग परेशान अभी दिखाई दे रहे हैं, हाई लेवल से नीचे ट्रेड करते हुए। अभी क्या करना चाहिए, एनएचपीसी पे और सुजलॉन पे? तो 65 से पहले अभी चार्ट में एनएचपीसी में सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है और गिरावट यहाँ से पॉसिबल है। और सुजलॉन सर बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि लास्ट जो 2-3 साल का एक रैली था, उसके बाद जो जैसे ही टॉप बनाया, बहुत सारे लोगों ने एग्जिट ही नहीं किया। तो पहला एग्जिट करना चाहिए था 75 में, सेकेंड एग्जिट हुआ 63 में, अभी सर 50 आ गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी अगर मैं चार्ट देखता हूँ, ना डेली ना मंथली ना अपना वीकली, कुछ भी ठीक नहीं है चार्ट में। तो नेक्स्ट जो चार्ट जो इंडिकेशन दिखा रहा है, जो आ रहा है सपोर्ट, वो है 42 से लेके 43 के आसपास। तो मुझे लगता है कि हमें और भी एक डाउनफॉल दिख सकता है पर्टिकुलर इस काउंटर में। ठीक सर। सादाब रजा साहब कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में क्या एंट्री कर सकते हैं? तो एक और बैंक से जुड़ी हुई कंपनी जिस पर कि हमारा आज का थंब है, बैंक ऑफ इंडिया में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी? फ्रेश एंट्री हो सकती है क्या? सर फ्रेश एंट्री अभी तो बैंक ऑफ इंडिया में मत कीजिए। जैसे कि हमने बात किया, अगर पीएसयू में उनको जाना है तो अलग बैंक है, तो वहां पे जा सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया में 95 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो पैनिक लो बनाया था ऑलमोस्ट 89 के आसपास, तो अभी तो फिलहाल 89-90 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अभी जो नीचे आ रहा है, अगर उनको लेना भी है तो भी सपोर्ट के आसपास लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इस मार्केट में एक्सपेक्ट करना, वैल्यूएशन में लेना, ओवर वैल्यूएशन में लेना ठीक नहीं है। और मार्केट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन मौका दे ही देगा। तो
90-91 मैक्सिमम इज अ गुड जोन फॉर बाइंग बैंक ऑफ इंडिया। ठीक सर। चलिए, वी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कोलकाता से हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं चौधरी साहब, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं चौधरी साहब आप? मैं सर्विस करता हूँ कोलकाता में। सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि एनबीसीसी मैंने 105 के भाव पे ले लिया है। अच्छा। खास क्वांटिटी जो अभी दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी नाउ ट्रेडिंग लेस देन 80 में आ रहे हैं। तो अभी फर्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कितने में बेचना है ऊपर की तरफ, मतलब सेल ऑन राइस में, और अभी का लेवल पे क्या एवरेज करना ठीक रहेगा? ठीक, आपका वैसे नजरिया क्या है, व्यू क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 मंथ तक रख सकते हैं, कोई नहीं। 6 महीने तक वेट कर 6 सकते हैं, चलिए ठीक है। एनबीसीसी पे 6 महीने का नजरिया सर। अभी ये जानना चाह रहे हैं एवरेजिंग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो किन लेवल्स पे करना चाहिए, क्या ऊपर की तरफ टारगेट हो सकते हैं? पिटाई तो यहाँ पर धुआंधार है, 5% के आसपास की आज ये शेयर जो टूटा है, पिछले एक महीने में 21% के आसपास की गिरावट एनबीसीसी के शेयर में देखने को मिली है। सर वीकली चार्ट में एनबीसीसी में एक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, जिसका अभी ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है चार्ट में वो है 71 से पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो आपको दिखेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में और दिखेंगे कि 74, 72, 71 तक दिखेंगे। अगर कभी भी 71 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है मार्केट एनबीसीसी, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ इस काउंटर पे रहना नहीं है, क्योंकि अगर इतना गिरावट हो रहा है और सपोर्ट नीचे ब्रेक हो रहा है, तो आपको भी ऐसे लॉन्ग टर्म में रहना नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि सर अगर हम देखेंगे कि इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास और ऑलमोस्ट हाई भी लगाया था ऑलमोस्ट 140 के आसपास, तो अभी ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए उनको 71 के आसपास उनको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। আর আমি তো বলবো স্টপ লস কি করে মেইনটেইন করতে হয় সেটা আপনি অবশ্যই একবার দেখে করবেন। वाह, सब भालो, क्या भालो भाषा है, कितनी मिठास भरी वाली भाषा में आपने उत्तर दिया, बहुत शानदार था। इस बीच अगले प्रश्न पर जाते हैं, और ये डेंजर साहब के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम नहीं लिखा है अपना। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम विपुल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको कह रहे हैं तौफीद, मैं तौफीद हूँ और आपका फैन हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कह रहे हैं मैं दुबई में हूँ, मुझे आपसे जानना है HFCL और एवेंटेल के बारे में, अभी मैं बाय कर सकता हूँ क्या? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा यहाँ पर? तो दुबई से आपके लिए सवाल आया है यहाँ पर प्रदीप जी, और ये जानना चाह रहे हैं तौहीद साहब कि क्या यहाँ पर HFCL और एवेंटेल के अंदर बाइंग की जा सकती है फ्रेश एंट्री के लिए? क्या इतनी पिटाई के बाद जो मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रही है, क्या एक्सपोजर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी क्या सजेशन देंगे सर, क्योंकि इन्होंने भी मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनियां चुनी है। सर HFCL एक ऐसा कंपनी है ना, आपको शायद याद होगा 2001 के आसपास जब .com बूम हुआ था, उस टाइम पे ही एक स्टॉक है जो ऑलमोस्ट उस स्कैम के अंदर था। तो बाद में सालों साल अपना कंप्लायंस प्रॉब्लम रहा इस पर्टिकुलर काउंटर को लेके। उसके बाद हमने देखा 2020 के बाद एक यही कंपनी सबसे ज्यादा अच्छे से रैली किया। उस टाइम पे जब 30-40 रुपीज था, अच्छा वैल्यूएशन पे था, लेकिन जैसे ही 150 200 के आसपास आ गया, ओवर वैल्यूएशन पे आ गया था। तो सर मेरे को लगता है कि सर 80-70 जो भी वैल्यूएशन हो ना इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, थोड़ा हमें और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन, गुड वैल्यूएशन होना चाहिए 55-60 के आसपास। उससे पहले मुझे नहीं लगता इस काउंटर पे फ्रेश एंट्री करना या तो वेट करना भी सही है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक मेंटल प्रिपरेशन रखिए, आपको दिखेंगे नेक्स्ट 2-4-6 महीने में दिखेंगे 55-60, क्योंकि मैं फंडामेंटल बेस पे बात करता हूँ। और जो कि यही हेल को लेके आज से 20 साल पहले क्या हुआ है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका एक नेचर है, तो नेचर के अंदर पे मेरे को लगता है यहाँ से भी 20 रुपीज नीचे आ सकता है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स हो, आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारा चीज। तो जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, मुझे लगता है एक बार आपको 80 रुपीज में रखना है। अगर आपको 80 में लगता है कि नहीं मैं निकल जाऊंगा तो निकल जाइए, नहीं तो आप रेडी रहिए 55-66 कमिंग डेज। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और इसी के साथ अब जो है वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट खबरों का खेल का।
चलिए, तो हमारी खास पेशकश खबरों का खेल। खबरें भी हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जिनका सीधे सीधे असर आपके पोर्टफोलियो, आपके शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब जरा एक एक करके उन शेयरों को जरा डिस्कस करते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो रणनीति बनाते हैं कि आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, और क्या वहां पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है या नहीं। स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली कंपनी, और वो है चीनी कंपनियां। चीनी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि खबर आई है, और इस बार जो है इस्मा की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि शुगर स्टॉक जो है वो घट सकता है। शुगर स्टॉक में जो है शुगर उत्पादन में जो है करीब 12% के आसपास की कटौती की का अनुमान जो है वो इस्मा की तरफ से लगाया गया है। चालू शुगर सीजन में 15 फरवरी तक उत्पादन जो है वो 12% घटता हुआ दिखाई दिया है। घट करके ये 197 लाख टन पे पहुंच गया है। पिछले साल ये आंकड़ा इसी समय जो है 224.5 टन के आसपास था। कर्नाटक, महाराष्ट्र में कम उत्पादन से इसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि अनुमान को घटाया गया है। और इसके चलते बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, क्रॉस द बोर्ड आप चीनी का नाम लीजिए, कोई भी कंपनी का, रेणुका शुगर हो, कोई भी हो, सब में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, चीनी पर आपका क्या व्यू है, और आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है क्या चीनी? जिस तरीके से दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज, क्या करना चाहिए? और भी ज्यादा करेक्शंस हो सकता है। आप चाहे रेणुका शुगर को लीजिए या तो अलग कंपनीज को दीजिए, और हमारे कोई भी क्लाइंट के पास कोई भी शुगर्स कंपनी नहीं है। और बलरामपुर चीनी भी मिल्स देखेंगे कि ऑलमोस्ट 420 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बेस अच्छा बन सकता है बलरामपुर चीनी के लिए, जो कि 415 से लेके 420 के आसपास। और श्री रेणुका शुगर को लेके मेरा कोई व्यू नहीं है, कंपनी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट वाइज स्टॉक्स स्पेसिफिक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं काउंटर को देखूंगा कि अभी भी पॉसिबल है ऑलमोस्ट 10% और भी नीचे आ सकता है। क्योंकि मैं अब देख पा रहा हूँ चार्ट में लास्ट बहुत दिन से, अगर आप देखेंगे कि जहां पे टॉप बनाया था ऑलमोस्ट जो ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री है, वैसे भी बहुत नीचे अभी आ चुका है। और मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे कि बलरामपुर चीनी का ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ के आसपास है, बहुत ही ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल मैं थोड़ा इसमें बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए, और थोड़ा देखने के बाद इसमें निवेश करना चाहिए। ठीक सर, तो चीनी के लिए ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहां देखते हैं क्या खबर है और खबर का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। यूबीएस ने यहाँ पर शेयर की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है। कारण क्या उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अगले 3 साल में कंपनी जो है वो अपने बेट्स की संख्या वो डबल करने जा रही है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के नतीजे काफी बेटर रह सकते हैं। शेयर की रेटिंग को उसके बाद जो है न्यूट्रल से बढ़ा दिया गया है। शेयर पर लक्ष्य जो है वो डबल कर दिया गया, 600 रुपए से बढ़ा करके सीधे 1200 रुपए कर दिया गया। और उसी के चलते आज सुबह से ही मोमेंटम जो है वो मैक्स फाइनेंशियल में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और अगले 3 साल में कंपनी अपनी बेट की संख्या दोगुनी करने जा रही है। सर, कैसे देख रहे हैं मैक्स को लेकर, मैक्स हेल्थ केयर को? यहाँ पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या जिस गिरते बाजार में जिस तरीके से शेयर होल्ड कर रहा है, क्या यहाँ पर पोजीशन ले जा सकते हैं अभी? सर, लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर ने ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास अपना प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया है, जो कि एक नेगेटिव चीज है। और मैक्स फाइनेंशियल का अगर हम चार्ट देखते कि चार्ट में जो है सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1150 के आसपास, अभी उससे भी नीचे आ गया है, 1050-60 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है फ्रेश सपोर्ट जो है 1030 के आसपास, अगर 1030 से नीचे चला जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा बहुत दूर है, वो 850। तो मुझे नहीं लगता इमीडिएट लेवल पे अभी 1030 के नीचे आएगा। अगर 1030 सस्टेन होता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक बार उनको जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो है 1110, उसके बाद हो सकता है कि 1220। एक बार 1030 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक बार इसी लेवल पे फोकस करना चाहिए। ठीक, इस बात से अपने दर्शकों से क्षमा चाहेंगे कि मैक्स हेल्थ केयर की जगह जो आप ग्राफिक्स पढ़ रहे थे वो मैक्स फाइनेंशियल लिखा हुआ था, वो हेल्थ केयर थी कंपनी। तो हो जाती है ओके कई बार हम लोगों से गलतियां जो है, लिखते लिखते जो है कहीं कहीं दिमाग जो है घूम जाता है सर, कई मैंने बार। तो मैक्स फाइनेंशियल का बताया अभी। हाँ, तो इसीलिए आप दोबारा बता दीजिए, फिर मैक्स हेल्थ केयर का बता दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी स्पष्टता आ जाए, क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल जो है बेड की संख्या डबल नहीं करेगी, वो हॉस्पिटल ही करेगा डबल जो है बेड की संख्या। जी सर। ओके, मैक्स हेल्थ केयर पे मुझे लगता है कि सर चार्ट में ठीक ठाक है। जैसे कि मैं मैक्स फाइनेंशियल पे बता रहा था कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में।
और मुझे लगता है कि एक बार जैसे कि 2022 में 15 अगस्त के आसपास से जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वीकली चार्ट में, वो भी अभी मेंटेन है। और अभी जो नीचे आया था रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई से 1200 से ऑलमोस्ट नीचे आते आते जो भी 980 के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक करते हुए अभी ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है दिस इज अ परफेक्ट जोन फॉर बाइंग। जो एक आज तक के सर आज के डेट में जो भी आपने स्टॉक डिस्कस किया, वन ऑफ द बेस्ट अभी चार्ट है मुझे जो लग रहा है। और कहीं ना कहीं फार्मा को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, हेल्थ काउंटर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और आपने सर सही स्टॉक पकड़ा, मुझे लगता है यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए, फ्रेश इमीडिएट लेवल पे उनको बाय करना चाहिए। 1030 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। पहला टारगेट सर 1080 एंड सेकंड टारगेट 1140। और मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस भी उनको मेंटेन करना चाहिए, वो है 960 इज योर स्टॉप लॉस। ठीक सर, चलिए इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, खबर क्या निकल करके आई है। वो है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट पे आपको बता दें कि डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इसमें करीब करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जनवरी 2025 में जो है उसमें ठीक ठाक बढ़ोतरी जो है वो पैसेंजर में देखने को मिली है ट्रैफिक में। एमओएम बेसिस पे हालांकि 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है अगर हम पिछले महीने के मुकाबले अगर तुलना करें तो। एयरक्राफ्ट मूवमेंट 9% बढ़ा है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक वो करीब 11% के आसपास बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की बात करें तो इसमें हमने देखा कि साल दर साल के आधार पर करीब 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इन सबके बावजूद एयरपोर्ट के शेयर पर कोई खास गतिविधि नहीं रही और ये शेयर भी एनएचपीसी जैसा सर जिसने निराश किया और 100 की उम्मीद आएगा तमाम लोग इंतजार करते रहे। इसने 100 का लेवल नहीं टेस्ट किया तो नहीं टेस्ट किया। अब 70 रुपए के आसपास है। इतनी सारी घटनाक्रम चल रहा है, इतने सारे हम देख रहे हैं ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर पे कोई खास गतिविधि नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर प्रोमोटर ने अपना जो 29% स्टेक है, स्टेक को प्लेज करके लोन लिया है। सो आई डोंट नो क्यों लिया है, हो सकता है उनको कोई नीड होगा। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है सर, चार्ट में एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट, वो है 78 के आसपास, उसके नीचे ही ब्रेक डाउन हो गया, अभी चल रहा है 69 68 के आसपास। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 62 61 से शॉर्ट टर्म के लिए 61। उससे पहले तो कुछ नहीं है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी मुझे लगता है आप अगर पूछेंगे कि कितना नीचे आ सकता है, मुझे लगता है कि 55 52 भी आ सकता है, क्योंकि 700 करोड़ के आसपास लॉस है। 700 करोड़ का लॉस, उल्टा प्रोमोटर ने 30% स्टेक अपना प्लेज कर दिया और चार्ट में भी नीचे आ रहा है। 50 55 तो सर आना ही है। अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एक बार आप 65 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर से आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और अगली कंपनी पर नजर डालते हैं यहाँ पर किस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं और क्या रुझान अभी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी है एबीबी। शानदार नतीजे। कंपनी की आय 2757 करोड़ से बढ़कर के 3365 करोड़ रुपए हो गई। एबिटा 57.5 करोड़ से बढ़कर के करीब 657 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं और इसमें करीब 400 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी रही है और शानदार नतीजों के चलते शेयर में भी हम देख रहे हैं काफी अच्छी मजबूती है। 54% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एबीबी में और वही चीजें जो है वो शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, है नहीं, क्योंकि तेजी के साथ गिरावट बढ़ी है। प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दी है और अब लाल निशान में एबीबी का शेयर 2.25% नीचे। सुबह अच्छी मजबूती थी और अब दबाव दिखाता हुआ एबीबी इंडिया का शेयर। क्या करें सर, नतीजे तो अच्छे थे, ये हुआ क्या? सर मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है इसका एक साइड इफेक्ट है और आज मार्केट का मूवमेंट भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा ओवर वैल्यूएशन था तो इसलिए अभी नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 4800 से लेके 5000 के बीच। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है, दिस इज अ गुड जोन। अगर एवरेज भी करना है आपको, दिस इज अ वेरी 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 गुड जोन, आप ले सकते हो। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हो। तो इस भी सर और एक चीज है जो हमने बात कर रहा था निफ्टी का, निफ्टी ऑलमोस्ट 22,800 पे फिर से सपोर्ट लेके 22,916 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो चार्ट सर यही बोल रहा है कि अगर आज का क्लोजिंग
22,800 के नीचे नहीं रहा तो फिर से एक बार 23,300 से लेके 23,400 जा सकता है। तो अगर किसी को फ्यूचर में भी ट्रेड करना है तो एक कॉल मैं देना चाहूंगा अगर आपके परमिशन हो तो। जी सर, बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि निफ्टी जो फ्यूचर है, फ्यूचर को लॉन्ग करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स ओनली। 22,800 एक क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए कि 23,050, उसके बाद होना चाहिए कि 23,200। तो मैं फ्रेश मुझे लगता है कि यहाँ से 300 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर आपका नुकसान हुआ तो 100 पॉइंट का नुकसान होगा और आपको एक लॉट के साथ ही करना है, क्योंकि ज्यादा लॉट लेंगे तो आपको ज्यादा रिस्क भी हो जाएगा। तो आपके जो पोजीशन साइजिंग है इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डाउन साइड हो सकता है कि 22,800 क्लोजिंग बेसिस पे, और मुझे लगता है कि 23,300 तक इजीली जा सकता है अगर 22,800 होल्ड किया तो। जी, ये है निफ्टी को लेकर के ट्रेड की जानकारी। इस बीच 48 अंकों की अब गिरावट रह गई है। फिर से रिकवरी काफी शानदार जो है वो आती हुई निफ्टी के अंदर। चलिए परसिस्टेंट सिस्टम पर बात कर लेते हैं। आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी के ऊपर जो है अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म की तरफ से मोहर लगाई गई है और उनकी तरफ से रेटिंग में बदलाव भी किया गया है। जेपी मॉर्गन ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही इजाफा किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया गया है 7200 यानी 7200 करोड़ रुपए। आय और मुनाफे में FY27 तक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। सर परसिस्टेंट सिस्टम को कैसे देख रहे हैं और खास तौर से रुपए में जो कमजोरी देखने को मिल रही है इसका फायदा आईटी शेयरों को पड़ेगा क्या? सर मैं 2 कॉल आज लेके आया था, एक मैंने बता दिया था और एक नहीं बताया था, वही है परसिस्टेंट सिस्टम। और मैं आईटी को लेके पूरा बुलिश हूँ बहुत ही, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात किया आईटी को लेके। लास्ट 6 महीने में अगर कोई भी एक सेक्टर है जो अच्छे से ठीक ठाक नहीं नीचे गिरा है वो है आईटी सेक्टर। तो उसमें एक काउंटर है जो परसिस्टेंट सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट और भी पॉसिबिलिटीज है, हायर चांसेस है कि ऊपर आ जाए। अभी तो सर आज 5% के आप ट्रेडिंग हो रहा है और मुझे लगता है कि एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। 6,400 6,800 इज जोन नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। होल्ड कीजिए, दबा के ऊपर आएगा एकदम। जी, चलिए तो ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आती हुई और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए तो कुछ एक सवाल लेते हैं और फिर सीधे जो है रुख करेंगे हमारे खास सेगमेंट यही है सही है का। जी हमारे रिपोर्ट पे हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, बातचीत हो गई है सर। सुरेश पुरी जी कह रहे हैं टोरेंट पावर क्या अभी बाय कर सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? आपकी सलाह क्या रहेगी सर सुरेश पुरी जी के लिए? टोरेंट पावर। टोरेंट पावर, जी सर, टोरेंट पावर। ओके सर, अभी 1210 के आसपास चल रहा है और चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1250 के आसपास, तो उसका अभी ब्रेक डाउन हुआ है। और फंडामेंटली अगर हम देखेंगे कि अच्छा कंपनी है, 61,000 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है आपको एक बार होल्ड करना चाहिए, कंपनी फंडामेंटल अच्छा है। जस्ट एक ही चीज तो थोड़ा नेगेटिव है, प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास नेगेटिव हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, एक बार होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक बार अगर आपको एवरेज करना है तो यहाँ से भी 50 से 60 रुपीज नीचे आ सकता है। तो आप एक बार पेशेंस रखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म 1 से 1.5 साल का व्यू है तो आप होल्ड कीजिए। ठीक सर। चलिए एक जो है प्रश्न और लेते हैं। हमारे एक दर्शक जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और हमारे दर्शक सुमित साहू जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, सूर्योदय होता है तो नई ऊर्जा और उम्मीद जगती है, लेकिन जैसे ही मार्केट का उदय होता है शाम की मायूसी छा जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, दबाव में तो होंगे आप सभी लोग। इन्होंने कोरमंडल ले रखा है और रिलायंस ले रखा है, इन दोनों पे ही आपकी राय जानेंगे और उसके बाद से फिर अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। फर्टिलाइजर पे बहुत लोगों को लॉस हो रहा है सर, कोरोमंडल कैसे देख रहे हैं? 10 शेयर इनके पास है 1854 पे, 1854 के भाव पे ले रखे हैं। रिलायंस भी इनके पास है 1230 के भाव पर। अभी इन दोनों शेयरों पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे सुमित साहू जी को?
मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। अभी रिसेंटली जो लो था, लो स्विंग लो, ऑलमोस्ट सपोर्ट से ही बाउंस बैक अभी कर रहा है। आज तो फिलहाल ज्यादा अभी नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार 1650 एक स्टॉप लॉस उनको रखना चाहिए, जहां पे लास्ट वीक भी हमने देखा कि 1650, इनफैक्ट आज ही ऑलमोस्ट डे लो था, ऑलमोस्ट 1660 के आसपास, 1658 आज के डे लो था। आज के डे लो पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। जी, एक तो सर कोरोमंडल पे प्रश्न था, दूसरा प्रश्न का उत्तर भी रिलायंस को लेकर के था। मैं चाहूंगा उस पर भी क्या करना चाहिए उसकी आप टिप्पणी कर दें। रिलायंस को लेके नो डाउट सर मैं पॉजिटिव भी हूँ। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, निफ्टी 50 में बहुत वेटेज रखता है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ठीक ठाक है। और मुझे लगता है जो ओवर वैल्यूएशन था और मार्केट भी नीचे आया है, इसी के चलते बस एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। तो इस जोन पे आप इसको एवरेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो, फ्रेश बाई कर सकते हो, नेक्स्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे मन चाहे ऐसे आप बाई कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आपको एक लेवल चाहिए बाइंग का, वो है सर 1180 से लेके 1170। इस जोन पे अगर कभी भी मिल जाए आपको, नेक्स्ट 10 15 20 दिन, 2 महीने में, 1 महीने में, आपको डेफिनेटली छोड़ना नहीं है, बाई करना है। ठीक सर, चलिए इस बीच राकेश सिंह नेगी जी कह रहे हैं सवाल पूछे। सर अब अपना सवाल भेजना, आप विराम दे दीजिए अपने हाथों को, आपका प्रश्न अभी डिस्कस कर लेते हैं। और पहले आपका सवाल ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाते हैं जरा अगले सेगमेंट की ओर। सर एक जरा टिप्पणी अगर रिटेल के ऊपर हो जाए। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, मैं राकेश सिंह नेगी जो है श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहे हैं, और रिटेल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 463 के रेट पर, और अभी जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। रेलवे पे के कई सारे शेयरों पे आज हम लोगों ने बात की, रेलटेल पर एक और टिप्पणी हो जाए आपकी। सर फ्रेश ब्रेकडाउन आ गया है और अभी भी ओवरऑल सेक्टर में मैं 5 से 7% नेगेटिव हूँ। मैक्सिमम फॉल हो सकता है, मैक्सिमम पेन हो सकता है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बाउंस होना चाहिए, आना चाहिए। तो फिलहाल उनको एक बार एक सपोर्ट जो है वो है 275 से लेके 272 के आसपास। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आएगा तो उनको एक बार होल्ड ही करना है, क्योंकि लॉस बहुत हो चुका होगा आई थिंक। तो उनको एग्जिट तो नहीं करना है, होल्ड करना है। ठीक सर, चलिए अब असमंजस की स्थिति में बाजार, और ऐसे में यही जानना महत्वपूर्ण है क्या सही है, तो इसी के लिए हम लेकर के आए हैं, यही है सही है। यही है सही है खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस बार हम जानने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आखिर में इस बाजार में सही ट्रेड है क्या। प्रदीप जी हमारी मदद करेंगे। प्रदीप सर आपसे जानना चाहेंगे, आज बताइए क्या रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। सर मैं आईटी को लेके बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि रुपी डिक्रीज जो अभी हो रहा है, इसका जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आईटी में बन रहा है। और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के अंदर टेक महिंद्रा एक ऐसा कंपनी है जिसको मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि सर टेक महिंद्रा पे अगर हम देखेंगे कि बाइंग लेवल आप कर सकते हो, तो 1580 से लेके 1620 कभी भी आप बाई कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी 1490 1490 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा सर 1760, सेकंड टारगेट रहेगा 1840। उसके बाद आपको 52 वीक न्यू हाईज बनते हुए दिखेंगे टेक महिंद्रा के अंदर। इसका रीजन में भी मैं बताता हूँ सर आपको, क्योंकि लास्ट ना हमने देखा स्मॉल कैप जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, स्मॉल कैप भागा, मिड कैप पे ब्रेकआउट हुआ, मिड कैप भागा। मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ सर यहाँ पे मंथली कैंडल के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है ब्रेकआउट तो हम बोल देते हैं, लेकिन कौन सा टाइम फ्रेम में आता है ये हम नहीं बोलते। तो सर आईटी इंडेक्स में ओवरऑल एक ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, जो कि यही डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है कि नेक्स्ट 1.5 से 2 साल पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा का अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे 1,60,000 करोड़ के आसपास है, और प्रॉफिट भी देखेंगे 3,700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, तो जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऑल टाइम आप हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 1808 के आसपास है, जो कि अभी मुझे लगता है कि एक अभी जो सीएमपी चल रहा है 1700 के आसपास, एक बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही अच्छा जोन बना रहा है। तो टेक महिंद्रा एक ऐसा काउंटर है जिसको आप लॉन्ग करके जाइए। नेक्स्ट 1 साल के लिए आपका मेरा व्यू रहेगा, 1 साल के लिए। और स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 1490 स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए तो 1490 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1760 का पहला टारगेट, वो मजबूती के साथ टूटता है तो फिर आपको अगला लक्ष्य देखने को मिल सकता है 1840, 1840 रुपए का अल्टीमेट टारगेट, पहला टारगेट
1760 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह है। सर आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते देना चाहेंगे आप? जो भी स्टॉक में मैंने बात किया ड्यूरिंग द सेशंस, ना ही मेरे पास कोई होल्डिंग है और ना ही हमने कोई भी स्टॉक को हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड किया है, और हमारे कोई भी एनालिस्ट के पास, किसी के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।